नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों देखो, राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो या एलडीसी हो, किसी भी प्रकार की कोई एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। साथियों, आप हमसे जुड़िए, आपकी तैयारी और अधिक आप मजबूत कीजिए। संपूर्ण जानकारी आज अपन अनुच्छेद 15 के बारे में पढ़ेंगे, विद उदाहरण की सहायता से पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अगर आपको कहीं पे हमारी क्लास में किसी भी प्रकार की कोई कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि नेक्स्ट क्लास में उस कमी को सुधारा जाए। ठीक है साथियों, अब चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास अपनी रहेगी समानता का अधिकार अनुच्छेद 15। अपनी ये एक सीरीज चल रही है जिसमें अपन संपूर्ण अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, आज रहेगा अपना अनुच्छेद 15। इसका मेन मकसद क्या है? इस अनुच्छेद में सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे सारांश के रूप में अपन एक बात देखें तो ये क्या करता है? भेदभाव का निषेध करता है। ठीक है साथियों, अब चलिए शुरू करते हैं। देखो, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान की समानता के अधिकार और दूसरे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल कुछ विशेष आधारों पर भेदभाव न करे। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 15 1 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग, स्थान या बर्थ पैलेस के आधार पर किसी एक आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। मोटी मोटी बात यही है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। अब देखिए, अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों पर ही लागू क्यों होता है? साथियों, अगर आपने अभी ये क्लास स्टार्ट की है तो आप इससे पहले, मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि आप अनुच्छेद 14 की जो पहले की क्लास है वो देखें, उसके बाद में आप अनुच्छेद 15 की क्लास देखें, ताकि कुछ चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 15 व्यक्ति शब्द का प्रयोग करता है, इसीलिए वह नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है। ठीक है साथियों, पहली क्लास में, जिस क्लास में अनुच्छेद 14 पढ़ाया है, उसमें हमने नागरिकों और व्यक्तियों दोनों का आपको फ़र्क बताया है। ठीक है साथियों, वो आप अवश्य देखें। लेकिन अनुच्छेद 15 में नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह केवल भारतीयों नागरिकों को प्राप्त है। यह जो अधिकार है जो अनुच्छेद 15 में दिए गए हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। विदेशी नागरिकों का इस अनुच्छेद का लाभ नहीं ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति विदेशी पर्यटक भारत घूमने आया तो वह अनुच्छेद 15 का लाभ ले सकता है, अनुच्छेद 14 का लाभ ले सकता है, लेकिन 15 का नहीं ले सकता। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 15 1 राज्य द्वारा भेदभाव का निषेध। राज्य केवल निम्नलिखित आधारों पर ही किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। यदि इनमें से केवल किसी एक के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो वह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। ठीक है साथियों, अब पहला अपन देखते हैं इसमें धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध। सरकार किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के कारण भेदभाव नहीं कर सकती है। अब उदाहरण बताते हैं आपको। यदि सरकार यह नियम बना दे कि केवल एक व्यक्ति विशेष धर्म के लोग ही सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे तो यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में है मूलवंश। मूलवंश के आधार पर भेदभाव निषेध। मूलवंश का अर्थ है किसी व्यक्ति का नस्लीय और जातीय समूह। उदाहरण के लिए है, यदि सरकार कहे कि किसी विशेष नस्ल के लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी तो यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। ठीक है साथियों, समझ गए? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। अब इसके बाद में है जाति। जाति के आधार पर भेदभाव निषेध। राज्य किसी नागरिक के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सरकारी कॉलेज में प्रवेश केवल इसीलिए मना कर दिया जाए कि छात्रों को किसी विशेष जाति का है तो अनुच्छेद 15 इसका उल्लंघन करता है। ठीक है साथियों,
अब फोर्थ है देखो इसमें लिंग के आधार पर भेदभाव। राज्य केवल पुरुष या महिला होने के कार्य के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अब इसका उदाहरण देखते हैं। देखो, यदि सरकार यह नियम बना दे कि महिला किसी सरकारी विभाग में आवेदन नहीं कर सकती है तो यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। ध्यान दें, महिलाओं के हित में विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण और विशेष सुविधाएं अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत वैध है। इनका अध्ययन हम आगे करेंगे। ठीक है साथियों। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। किसी व्यक्ति के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उदाहरण है इसका, यदि कोई व्यक्ति राज्य में पैदा हुआ है और दूसरा गुजरात में, तो केवल जन्म स्थान के आधार पर भी किसी को सरकारी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। केवल ओनली शब्द का क्या महत्व है? देखो, अनुच्छेद 15 में केवल ओनली शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है यदि भेदभाव सिर्फ 5 आधारों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर किया जाए तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। यदि भेदभाव किसी अन्य युक्ति संगत आधार पर किया गया है तो हमेशा अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर इन 5 बातों के आधार पर भेदभाव किया गया है, केवल शब्द का केवल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकते हैं कि किसी व्यक्ति इन 5 चीज़ों के अलावा और किसी, जैसे जन्म स्थान, किसी रहन सहन के ऊपर पूछ लिया तो क्या वो भेदभाव होगा? नहीं, वो इस अनुच्छेद 15 के तहत नहीं आएगा। ठीक है साथियों। अगर इन 5 बातों में ही अगर कोई बात जुड़ी है भेदभाव से संबंधित तो वो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आएगा। उदाहरण के लिए, सरकार केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को छात्रवृत्ति देती है, यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति है, न कि धर्म और जाति या लिंग है। उदाहरण 2, यदि सरकार केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएं देती है तो यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आधार दिव्यांग है तो अनुच्छेद 15(1) में दिए गए 5 आधारों में शामिल नहीं है। अब थोड़ा सा अपन अंतर देख लेते हैं, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 में क्या अंतर है। ठीक है साथियों। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों पर लागू होगा, विदेशी और भारतीयों पर सभी पर लागू होगा। समानता का सामान्य सिद्धांत है। और इसके बाद में देखते हैं नागरिक और विदेशी दोनों को संरक्षण है और युक्ति संगत वर्गीकरण की अनुमति है। अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है? देखो, केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होगा, विदेशियों पर लागू नहीं होगा। विशेष आधारों पर भेदभाव का निषेध है, केवल भारतीय नागरिकों को ही इसमें संरक्षण है। केवल 5 आधारों पर ही भेदभाव निषेध है। ठीक है साथियों। अनुच्छेद 15 का उद्देश्य क्या है ये देखते हैं। अनुच्छेद 15 का उद्देश्य समाज में समान अवसर उपलब्ध कराना तथा धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। इसका लक्ष्य सामाजिक समानता को स्थापित करना है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो, सरल उदाहरण पूरे अनुच्छेद 15 को समझने के लिए। मान लीजिए एक सरकारी विद्यालय में प्रवेश के लिए 2 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। पहला था विद्यार्थी हिंदू था, दूसरा विद्यार्थी मुस्लिम था। यदि विद्यालय केवल धर्म के आधार पर मुस्लिम विद्यार्थी का प्रवेश रद्द कर देता है तो यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। धर्म के आधार पर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करना ही अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी के प्रवेश इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके न्यूनतम अंग योग्यता से कम है तो वह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि आधार योग्यता है, धर्म और जाति नहीं है। ठीक है साथियों। अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 का जो एक भाग था उसके तो बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 15 के जो 2 से लेकर 6 तक है, विशेष प्रावधान और अपवाद है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, उनके बारे में क्या है। इस पे आप ध्यान मत देना, हमने इसको 3 भागों में बांटा है अनुच्छेद 15 को, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहला भाग अपन ने पढ़ लिया जिसमें अपन ने अनुच्छेद 15(1) को रखा था। अब अपन बात करेंगे 15(2) से 15(6) तक। इसमें देखो क्या है महत्वपूर्ण बात। 15(1) राज्य के भेदभाव को रोकता है, जबकि अनुच्छेद 2 से लेकर अनुच्छेद तक कुछ परिस्थितियों में सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देते हैं। इसलिए यह अनुच्छेद 15 के अपवाद नहीं है, बल्कि सकारात्मक भेदभाव से संवैधानिक प्रावधान है।
ठीक है साथियों, अब अपन बात करते हैं 15(2) में क्या कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का निषेध क्या कहता है? कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर निजी सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है साथियों, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, राज्य निधि के संचालन या जनता के लिए उपयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़कें और अन्य सार्वजनिक स्थल, इन सब से किसी को कोई वंचित नहीं कर सकता है। सब इन चीज़ों का उपयोग ले सकते हैं। जो सार्वजनिक स्थल है उन सब का उपयोग ले सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात इसमें यह देखो, यह प्रावधान राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं। ठीक है साथियों, अब उदाहरण देके समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति होटल पर कहे इस जाति के लोगों का प्रवेश वर्जित है तो यह अनुच्छेद 15(2) का उल्लंघन होगा। इसी प्रकार यदि किसी सार्वजनिक मंदिर के बाहर बने सार्वजनिक जलकुंड से किसी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण पानी भरने से रोक दिया जाए तो यह अनुच्छेद 2 का उल्लंघन होगा। अगर जाति के आधार पर भेदभाव हुआ तो वह 15(2) का उल्लंघन होगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं 15(3) के बारे में। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। क्या क्या प्रावधान है 15(3) में? ये क्या कहता है? राज्य और महिलाओं के बच्चों के हितों में विशेष प्रावधान बना सकता है, अर्थात महिलाओं और बच्चों को अतिरिक्त सुविधाएं देना 15 का उल्लंघन नहीं है। 15(3) में महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार दिए गए। उदाहरण देखते हैं अपन। देखो, महिलाओं के लिए बसों में आरक्षित सीटें, छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति, गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और पोषण योजनाएं। याद रखें, यदि किसी बस में कोई महिला के लिए सीट आरक्षित है तो पुरुषों के साथ भेदभाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत वैध है। 15(3) में इसे आरक्षण मिला है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं 15(4) की। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC और ST को विशेष प्रावधान। पृष्ठभूमि देख लेते हैं इसकी। यह प्रावधान प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? स्टेट मद्रास वर्सेज चंपकम दौरेराजन के बाद सरकार ने स्पष्ट संवैधानिक आधार देने के लिए क्या कहता है? ये राज्य निम्न वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब क्या प्रावधान कर सकता है, ये क्या हुआ था इसमें, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे डिटेल से कि क्या मामला था ये। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC, BC और OBC, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST, इन वर्ग के लिए इसमें प्रावधान है। 15(4) में उदाहरण के लिए देखते हैं। देखो, यदि राज्य सरकार OBC, SC और ST विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास की विशेष व्यवस्था करती है तो यह अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत पूरी तरह से वैध है। मतलब आरक्षण वैध बताया गया है। आरक्षण वैध कौन से में? 15(4) में आरक्षण को वैध बताया गया है। अब बात करते हैं 15(5) की। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। पृष्ठभूमि क्या है? यह प्रावधान 93वें संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया था। ये क्या कहता है? राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC और ST के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। यह प्रावधान लागू होगा सरकारी शिक्षण संस्थाओं पर, सरकारी सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं पर, निजी शिक्षण संस्थाओं पर। लेकिन एक महत्वपूर्ण अपवाद है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं अनुच्छेद 30(1) पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है साथियों, अब उदाहरण से अपन इसको समझते हैं। यदि किसी निजी कॉलेज में SC, ST और OBC के विद्यार्थियों को आरक्षण दिया जाता है तो यह अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत वैध हो सकता है। लेकिन यदि वह संस्था अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था है तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा, उस पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। यानी कि मान लेते हैं कोई मदरसा है तो मदरसा पे यह प्रावधान लागू नहीं होगा। अब ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाए, मदरसा पे यह प्रावधान लागू नहीं होगा। अब अनुच्छेद 15(6) में इसमें क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS। पृष्ठभूमि क्या है? देखो, यह प्रावधान 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। ये क्या कहता है? देखो, राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसमें शामिल हो सकते हैं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश अधिकतम 10% आरक्षण तक। यह उन व्यक्तियों के लिए है जो SC, ST, OBC के आरक्षण अंतर्गत नहीं आते हैं, EWS की निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। उदाहरण के लिए
यदि किसी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल सकता है तो यह अनुच्छेद 15(6) के अंतर्गत वैध है। ठीक है साथियों, अब एक समग्र उदाहरण अपन देख लेते हैं। मान लीजिए किसी सरकारी विद्यालय में प्रवेश हो रहा है। अब इसमें क्या है, देखो, महिला विद्यार्थी के लिए अलग छात्रावास बनाया गया है अनुच्छेद 15(3) में। SC ST OBC विद्यार्थियों के लिए आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 15(4) और 5 में। 4 और 5 आरक्षण की बात करता है और 6 जो है वो EWS के आरक्षण की बात करता है 10% सीटों पर। ठीक है साथियों, इनमें से कोई भी व्यवस्था अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं करती है क्योंकि संविधान स्वयं ऐसे विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है। अब देखते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 भाग 3। ये भाग बनाया, 2 भाग अपने पढ़ लिए, तीसरा भाग है। ठीक है साथियों, महत्वपूर्ण निर्णय संविधान संशोधन पर परीक्षा हेतु विशेष तथ्य। अब क्या क्या विशेष तथ्य हैं देखो। इस भाग में हम अनुच्छेद 15 से जुड़े प्रमुख न्यायालय के निर्णय, संविधान संशोधन और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे अपन उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, अब इसमें पहला क्या हुआ था, स्टेट मद्रास वर्सेज, इसमें हुआ था ये चंपकम दोरे राजन 1951 का ये मामला था। इसमें क्या मामला हुआ था, यह अनुच्छेद 15 से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। अब इसमें हुआ क्या था, मद्रास राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाति के आधार पर सीटों का विभाजन कर रखा था। एक विद्यार्थी चंपकलाल दोरे राजन ने अच्छे अंक होने के बावजूद भी प्रवेश नहीं मिला क्योंकि उसकी श्रेणी की सीटें भर चुकी थी। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। ठीक है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय का अब निर्णय क्या आया, देखो निर्णय आया, यह व्यवस्था 15(1) और अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन करती है, इसलिए उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है साथियों, इसका परिणाम क्या हुआ, इस निर्णय के बाद सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पारित किया था। ठीक है साथियों, इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC ST को विशेष प्रावधानों को संवैधानिक मान्यता मिली। अब इसमें क्या है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 क्यों लाया गया, चंपक दोरे राजन के निर्णय के बाद। इसमें क्या जोड़ा गया, देखो इसमें 15(4) जोड़ा गया, 15वें में चौथा भाग जोड़ा गया। राज्य को अधिकार मिला कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति व SC और ST को विशेष प्रावधान कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि राज्य सरकार SC ST के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देती है तो यह अनुच्छेद 15(4) में कारण वैध है। 15(4) में ये वैध है। ठीक है साथियों, अब है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। इस संशोधन द्वारा अधिनियम अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। इसका उद्देश्य क्या था, देखो, सरकार को शिक्षण संस्थाओं SC ST और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की शक्ति देना। कहाँ पर लागू होगा, सरकारी संस्थाओं में, सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं में और निजी संस्थान में। लागू नहीं होगा, कहाँ पर नहीं होगा, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर। जैसे कोई अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि मुसलमान हैं, वो मदरसे चलाते हैं तो ये मदरसों पे लागू नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में OBC विद्यार्थियों के लिए आरक्षण दिया जाता है तो वह अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत वैध हो सकता है। अब है अनुच्छेद 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। यह संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया था। इसका क्या उद्देश्य था, आर्थिक रूप से कमजोर EWS को आरक्षण देना। मुख्य प्रावधान क्या है, EWS के लिए अधिकतम 10% का आरक्षण। यह आरक्षण SC ST और OBC के आरक्षण से अलग है। उदाहरण के लिए इसमें क्या है, यदि सामान्य वर्ग का कोई आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी EWS श्रेणी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाता है तो अनुच्छेद 15(6) के अंतर्गत वैध है। और अब अपन देखते हैं अनुच्छेद 14 और 15 में थोड़े से अंतर देख लेते हैं। यह सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, ये केवल भारतीय सिटीजनों पर लागू होते हैं और ये समानता का सामान्य सिद्धांत है। विशेष आधारों पर यह भेदभाव निषेध है। विदेशी भी लाभ ले सकते हैं, विदेशी लाभ नहीं ले सकते हैं। युक्ति संगत वर्गीकरण की अनुमति है। 5 आधारों पर भेदभाव निषेध है। अब अनुच्छेद 15 के मुख्य उद्देश्य देखो। पहला उद्देश्य क्या है, धर्म, जाति, मूल वंश और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव समाप्त करना, सामाजिक समानता स्थापित करना, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए विशेष अवसर
देना, महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा करना, समाज के कमज़ोर वर्गों और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। इसके बाद में है एक समग्र उदाहरण, एक पूरे का अपन उदाहरण देख लेते हैं। इसमें क्या है देखो, मान लीजिए एक सरकारी विश्वविद्यालय में प्रवेश हो रहा है, किसी भी छात्र को उसके धर्म के कारण प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 1 कहता है। ठीक है साथियों, विश्वविद्यालय की कैंटीन या पुस्तकालय में किसी भी छात्र की उसकी जाति के कारण प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है, ये 2 कहता है। छात्रों के लिए अलग छात्रावास बनाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 15(3) कहता है। SC/ST OBC के विद्यार्थियों का आरक्षण दिया जा सकता है, ये 15(4) और 15(5) कहता है। EWS की श्रेणियों के विद्यार्थियों को 10% आरक्षण दिया जा सकता है, ये अनुच्छेद 15(6) कहता है। इस प्रकार अनुच्छेद 15 केवल भेदभाव को रोकता ही नहीं है, बल्कि वास्तविक समानता स्थापित के लिए विशेष प्रावधानों की भी अनुमति देता है। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा होगी।